4-2 की जो बात थी लगभग हमने लिख दिया था। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगभग जीत चुकी है। रही बात 2 विधानसभा क्षेत्र पाटन और भिलाई, तो पाटन विधानसभा क्षेत्र की आपने बात कही तो मुख्यमंत्री होने का उन्होंने लाभ मिला। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने इतना कार्य किया है पाटन विधानसभा क्षेत्र में कि छोटे छोटे गांव की छोटी छोटी गलियों में मतलब मुख्य सड़कों से जुड़ गया, अनेक विकास कार्य हुए हैं। ताम्रध्वज साहू चुनाव हार रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर है। निर्मल कोसरे जी भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका के महापौर भी हैं और महापौर के चलते उनके पूर्व जो साल 1.5 साल के कार्यकाल हैं, इस बात को लेकर हो सकता है कि बहुतों के मन में जब उनका कार्य नहीं होता तो नाराज़गी पैदा होती है, तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। और करोड़ों के विकास कार्य का जो दावा किया उसके पीछे करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हुआ। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। जैसा कि एग्जिट पोल हमने निकाला था, पहली बार कोई वेब पोर्टल इस तरीके से दुर्ग ज़िले का सर्वे किया था। 4-2 की जो बात थी लगभग हमने लिख दिया था। उसके बाद जो सीट की जो बातें थी, जैसे दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू की स्थिति बहुत ख़राब थी, उसको हमने लिखा था। सेम टू सेम इसी तरीके से अहिवारा विधानसभा के बारे में हमने लिखा था, अलग अलग विधानसभा के बारे में लिखा था। खबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। हमारे साथ हैं पत्रकार सतीश पारक जी। पूछते हैं दुर्ग जिले की स्थिति और पूरे प्रदेश की जो स्थिति है वो इस पर वो क्या राय रखते हैं और इस बात को कैसे लेकर चलते हैं कि दुर्ग ग्रामीण की बात करें और अलग अलग सीटों की बात करेंगे। पहले तो दुर्ग ग्रामीण पर आते हैं। ताम्रध्वज साहू चुनाव हार रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर है। ललित चंद्राकर कभी चुनाव नहीं लड़े और इस तरीके से उन्होंने टक्कर दे दी, और कैसे मानते हैं इस चीज़ को, आप कैसे देखते हैं? दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की हार के वोट का जो रेशियो है उसको लेकर तो बहुत पहले ही हम लोगों ने आम जन के बीच ये जानकारी प्रस्तुत कर दी थी और लगभग अपन ने जो एग्जिट पोल दुर्ग ग्रामीण को लेकर के बताया था वही स्थिति बनी है। माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की हार का प्रमुख कारण क्या है ये वो समझें या न समझें, किंतु ये सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने करोड़ों के विकास कार्य का जो दावा किया उसके पीछे करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हुआ और कहीं ना कहीं हर मामले को लेकर के उनके द्वारा इस प्रकार का पल्ला झाड़ देना कि मेरे पुत्रों से मिल लेना वाली बात की स्थिति को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी थी, आम जन में भी नाराज़गी थी। विकास कार्य में जो सड़क का मामला है उसमें उन्होंने जो लोगों के घरों को तोड़ा, उनको 1 रुपये का मुआवजा उन्होंने प्रदान नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर लगातार दुर्ग ग्रामीण विशेष अंक के रूप में 1 से लेकर 21 तक हमने जारी किए थे और लगभग दुर्ग ग्रामीण के लगभग मतदाताओं ने उसको पढ़ा है। और मेरा ये मानना है कि मैं तो ये मानकर चल रहा था कि 21 अंकों का परिणाम होगा और 21,000 वोटों से उनकी हार होगी, प्लस 16 एक आरोप पत्र भी तैयार हुए थे 16 अंकों के, उस 16,000 को जोड़ करके हम तो 37,000 वोट की हार का रेशियो सोच कर चल रहे थे, किंतु वो रेशियो आधा हो गया। किंतु इस बात की खुशी है कि हमने जो घोषणा की थी, हमने जो बताया था आम जन को कि उनकी हार सुनिश्चित है, वो सुनिश्चित आज तय हो गई और थोड़ी देर बाद विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के ललित चंद्राकर की जीत की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो दुर्ग ग्रामीण को लेकर जो घोषणाएं की गई थी, जो बातें रखी थी एक पत्रकार की हैसियत से, वो सच साबित हुई है। सिर्फ भ्रष्टाचार ही कारण रहा यहाँ पर? भ्रष्टाचार तो कई जगह पर होते हैं जैसा आप कह रहे हैं, और कोई कारण रहा भ्रष्टाचार के अलावा? भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा कारण था, उसके अलावा और भी कारण थे। कहते हैं कि उसके बेटे लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये बहुत चर्चा है आज के डेट में, कई लोग चर्चा कर रहे हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। ये शिकायत तो 2018 में उनके चुनाव जीतने के बाद ही शुरू हो चुकी थी। कोई भी क्षेत्र का मतदाता या पार्टी का कार्यकर्ता कोई काम लेकर जाता था तो माननीय मंत्री जी अपने पुत्रों पर इससे मिल लेना उससे मिल लेना करके छोड़ देते थे। कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर जब कॉल करते थे तो उनके कॉल नहीं उठाए जाते थे, कॉल बैक भी नहीं किया जाता था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और इसका ही परिणाम है कि आज उन्हें हार का सामना करना। कहा जाता है कि 2018 के चुनाव में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हराया था, ऐसा लोग कहते हैं। इस बार कांग्रेसियों ने भी हरा दिया कांग्रेस सरकार को, इस तरीके की घटना हुई है लगभग। एंटी इनकम्बेंसी जो कही जाती है सिर्फ मतदाताओं के मन में नहीं रहती, एंटी इनकम्बेंसी की नाराज़गी कहीं ना कहीं दल के कार्यकर्ताओं में भी रहती है। 15 साल बाद सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शायद जो भावनाएं जागृत हुई होगी कि 15 साल बाद सरकार मिली है
उनके मन में कुछ बातें रही होगी, उसको वो पूरा करना चाहते रहेंगे और कहीं ना कहीं उनके कार्यों को महत्व नहीं मिला, उनकी बातों को महत्व नहीं मिला, जिसके चलते जनता के मन में भी एंटी कैम्पेंसी थी, कार्यकर्ताओं के मन में भी एक एंटी कैम्पेंसी थी। उसका परिणाम आज जनता देख रही है। इस तरीके से और ललित चंद्राकर ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, फिर पहला ही बार में वो विधायक बन गए, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात तो सत्य है कि ललित चंद्राकर जी ने कभी पंच, सरपंच, जनपद, जिला और अन्य कोई भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। पहली बार वो चुनाव लड़े और पहली बार में वो डायरेक्ट विधानसभा का चुनाव जीत गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि जब से दुर्ग ग्रामीण विधानसभा बनी है परिसीमन के बाद, तब से लेकर आज तक वो लोगों के पूरे दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से दावेदारी करते आए हैं। दावेदारी के साथ साथ टिकट नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होने के बाद भी लोगों के दुख में, सुख में और सारे आयोजनों में 20 साल से सम्मिलित होते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के दिलों में एक छाप बनाई है। उसके परिणाम स्वरूप जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया है और आज दुर्ग ग्रामीण का नेतृत्व करने का उन्हें अवसर प्रदान किया है। अहिवारा विधानसभा सीट की बात करते हैं। अहिवारा में डोमन लाल कोसरेवाड़ा भी भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या परिणाम रहा? निर्मल कोसरे जी भूपेश बघेल के बेहद करीबी व्यक्ति माने जाते थे, कहीं वही कारण तो नहीं बन गया उनके लिए? अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, निर्मल कोसरे जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि निर्मल कोसरे जी भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका के महापौर भी हैं और महापौर के चलते उनके पूर्व जो साल 1.5 साल के कार्यकाल हैं, इस बात को लेकर हो सकता है कि बहुतों के मन में जब उनका कार्य नहीं होता तो नाराज़गी पैदा होती है, तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। और जहाँ तक डोमन लाल कोसरेवाड़ा जी की बात है, तो उनकी एक छवि है, वो पूर्व में भी वहाँ अहिवारा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, उनकी गुरुजी के रूप में एक छवि बनी हुई है और लोगों का, आम जनता का ये कहना है, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं का ये कहना है कि गुरुजी में कभी पद को लेकर के घमंड नहीं देखा गया। वो बहुत ही मिलनसारिता के धनी है, लोगों से बिल्कुल ऐसा मिलते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि एक विधायक आम जनता से मिल रहा है। इसका फायदा उन्हें मिला है और वो दूसरी बार चुनाव जीतकर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से ये बात तो हमने देखी आज, वो जब काउंटी के बाहर जब मिले तो वो एकदम सहर्ष आपको देखा मैं कि वो मिल रहे थे आपसे, गले मिले, बहुत बड़ी बात थी। पाटन विधानसभा भूपेश बघेल जी जीत गए, लगभग जीत रहे हैं। भूपेश बघेल जी को विजय बघेल ने बहुत टक्कर दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? पाटन विधानसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, बहुत पहले दुर्ग जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4-2 का रेशियो हम लोगों ने एग्जिट पोल में अपने बता दिया था कि 4 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2 कांग्रेस। आज वही स्थिति बन रही है। हमने उस समय विधानसभा क्षेत्रों का नाम नहीं लिया था, लेकिन हमने पाटन और भिलाई को कांग्रेस का मानते हुए उनके लिए छोड़ा था, अन्य 4 सीटों को भारतीय जनता पार्टी का हमने माना था और हमने जो एग्जिट पोल घोषित किया था वही स्थिति बन रही है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगभग जीत चुकी है। रही बात 2 विधानसभा क्षेत्र पाटन और भिलाई, तो पाटन विधानसभा क्षेत्र की आपने बात कही तो मुख्यमंत्री होने का उन्हें लाभ मिला। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने इतना कार्य किया है पाटन विधानसभा क्षेत्र में कि छोटे छोटे गांव की छोटी छोटी गलियों में मतलब मुख्य सड़कों से जुड़ गए, अनेक विकास कार्य हुए हैं जिनका उन्हें लाभ मिला है। तो रही बात विजय बघेल जी के द्वारा उन्हें बराबरी का टक्कर देने की, तो वो विजय बघेल जी भी वहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद है, उनका मूल रूप से निर्वाचन क्षेत्र ही पाटन है, इसलिए वो टक्कर की स्थिति में रहे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार के परिणाम आएंगे, लेकिन वोट का रेशियो देखिए आप, दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, दुर्ग ग्रामीण में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, उतनी बुरी हार पाटन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि भूपेश बघेल जी को भी उनके काम का लाभ मिला, मुख्यमंत्री होने का लाभ मिला और विजय बघेल जी भी चूँकि उनका क्षेत्र है तो बहुत अच्छे वोट उन्होंने प्राप्त कर लोगों के दिल में, पाटन क्षेत्र के लोगों के दिल में उनके प्रति जो सम्मान है, जो जगह है, उसको स्पष्ट कर दिया है। मतलब ये मान सकते हैं कि भूपेश बघेल को लोग चाह रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत जगह सर्वे किया मैं, लोग कहते हैं हमारा विधायक, कांग्रेसी कई लोग कहते थे कि हमारा विधायक हार जाए लेकिन भूपेश बघेल आ जाए। मतलब इस तरीके की स्थिति का सामना हमने कई जगह विधानसभा में किया, इसको आप कैसे देखते हैं? पाटन विधानसभा क्षेत्र में ये बात भी आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर फैक्ट है। लोग क्षेत्र के विधायक के रूप में भूपेश बघेल जी को सम्मान देते हैं और विजय बघेल जी के सांसद बनने के बाद में उनका भी क्षेत्र में सम्मान है। पिछली बार आपने देखा होगा 2018 में भूपेश बघेल जी
विधानसभा चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बने, उसके 3-4 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उसी पाटन विधानसभा क्षेत्र से विजय बघेल जी ने अच्छी लीड हासिल की। तो कहीं ना कहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के, मतदाताओं के मन में ये बात है कि वो भूपेश बघेल जी को प्रदेश में और विजय बघेल जी को केंद्र में देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले 3-4 माह बाद होने वाले चुनाव में मेरा ये मानना है कि ये निश्चित है कि विजय बघेल जी वापस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, और हो सकता है ये भी तय है कि पुनः मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ करेगी, और ये भी संभव कहा जा सकता है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र को केंद्र में एक मंत्री मिलेगा। तो ये आपने बड़ी बात कही है। रिकेश सेन, मुकेश चंद्राकर, बहुत गहमा गहमी वाली स्थिति थी, लेकिन रिकेश चंद्राकर बहुत आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा वहाँ के जो हमने जो सर्च किया था, लगभग थोड़ा सा, तो हम लगभग हमने देखा कि उस जगह पर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े थे। संगीता शाह एक बड़ा नाम था, उद्योगपति जो वहाँ पर खड़ी थी, उद्योगपति की पत्नी थी संगीता केतन शाह। लग रहा था कि बहुत वोट मिलेंगे, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो बहुत कम। तो इस तरीके की सिनेरियो जो बना है, उसके बाद रिकेश सेन चुनाव जीतते हैं। रिकेश सेन वैसे पहले ही चुनाव जीत गए थे मेरे ख्याल से, बाद में जो बहुत सारे प्रत्याशी खड़े, कोई फर्क नहीं पड़ा रिकेश सेन लगातार भिलाई नगर निगम से पार्षद रहे हैं, उनका वैशाली नगर क्षेत्र में अपना एक स्थान है। वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन वो जिस वार्ड से पार्षद रहे सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पूरे वैशाली नगर क्षेत्र में अपनी सेवाएं लगातार 20-30 वर्षों से, जब से वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। वैशाली नगर के लिए रिकेश सेन पुराना नाम था, पुराना चेहरा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर जिसको कांग्रेस ने वैशाली नगर से प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं वो एक नया चेहरा उस क्षेत्र के लिए था। हालांकि ये अलग बात है कि भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुकेश चंद्राकर जी ने पिछले 1.5-2 साल के कार्यकाल में लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी सेवाओं को देखते हुए वैशाली नगर की जनता ने रिकेश सेन को हाथों हाथ लिया और उन्हें पार्षद के बाद सीधे विधायक बनाकर अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रेम प्रकाश पांडे, देवेंद्र यादव, इस सीट में प्रेम प्रकाश पांडे जी, लगभग हमारे सर्वे में उनका नाम बहुत आ रहा था, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर हुई उन दोनों के बीच में। उसको आप क्या कहते हैं इसके बारे में? भिलाई विधानसभा क्षेत्र में प्रेम प्रकाश पांडे जी और देवेंद्र यादव जी की जहां तक बात है, मेरा ये मानना है कि देवेंद्र यादव जी को कहीं ना कहीं युवा होने का लाभ पुनः मिला है। प्रेम प्रकाश पांडे भी युवा होने की कोशिश किए थे बहुत अभी इस बार। प्रेम प्रकाश पांडे जी उम्र में भले युवा ना हो, लेकिन उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनकी दबंगता आज भी उनके युवा होने की पहचान को सिद्ध करती है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल में देवेंद्र यादव जी ने 5 साल में युवाओं के लिए जो काम किया, लोगों से सीधे तौर पर जो जुड़े, उसका लाभ उन्हें मिला है और वो पुनः चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि देवेंद्र यादव पर एक चारित्रिक लांछन भी उसके ऊपर लगा, तो उसका फायदा मिल गया लगता है मेरे ख्याल से, कि इस तरीके से भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा था कि भाजपा के लोग इस तरीके से करवा रहे हैं। राजनीति में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों की मैं तो घोर निंदा करता हूँ। ये सब होना नहीं चाहिए, और ये जो हुआ है वो निश्चित तौर पर गलत हुआ है, और इसको आम जनता ने नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में देवेंद्र यादव जी की कार्यशैली को, उनके व्यवहार को देखा है। इसलिए ये जो वीडियो वायरल हुआ था, है ना, इसको उन्होंने नकार दिया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको अपने सम्मान का इशू बना लिया है। देवेंद्र यादव जी का अपमान, मतलब भिलाई विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसे अपना अपमान मान लिया है, और उसका लाभ उन्हें मिला है, और उन्होंने पुनः देवेंद्र यादव जी को दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मतलब ये कह सकते हैं जहीर खान खड़े थे, मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक ऋतुराज वर्मा जी जोहार छत्तीसगढ़ से खड़े थे, उन्होंने भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। लग रहा था कि देवेंद्र यादव को प्रभावित करेंगे ये लोग, इन लोग वोट में सेंध लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता कि प्रेम प्रकाश पांडे को जहीर खान और ऐसे कुछ लोगों से जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे उनसे नुकसान हुआ? प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन दूसरी ओर मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों के अलावा किसी दल का कोई फिलहाल अस्तित्व नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 20 साल भी अस्तित्व हो, ऐसी किसी संभावना को मैं इनकार करता हूँ। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। अरुण वोरा इतने बड़े दिग्गज नेता थे, और आज गजेंद्र यादव जो कभी पार्षद हुआ करते थे, कभी चुनाव हार गए थे पार्षद में, ऐसे गजेंद्र यादव से चुनाव हार जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? गजेंद्र यादव जी का चुनाव जीतना कहीं न कहीं अरुण वोरा जी के प्रति भारी रोष का परिणाम है।
ऐसा नहीं है कि अरुण वोरा चुनाव नहीं मतलब चुनाव गजेंद्र यादव चुनाव नहीं जीते, अरुण वोरा चुनाव हार गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ये फैक्ट है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ गजेंद्र यादव चुनाव जीते नहीं बल्कि अरुण वोरा चुनाव हार गए, क्योंकि माननीय बाबूजी मोतीलाल जी वोरा जी के समय जो चुनाव का मैनेजमेंट होता था वो एक अलग होता था, और कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट को पूरा कर पाने में अरुण वोरा फेलवर साबित हुए हैं। और अनेक समाजों में इस बात को लेकर बाबूजी के जाने के बाद, मोतीलाल जी वोरा जी के जाने के बाद नाराज़गी थी कि वोरा जी से जो सम्मान मिलता था, वोरा जी के समय जो उनका काम होता था, वो अरुण वोरा उसको कर पाने में और वो स्थान बना पाने में असफल साबित हुए। और उसी का परिणाम है कि दुर्ग शहर के अंदर लगभग समाज उनके खिलाफ हो गया, और उसका परिणाम यही हुआ कि लोगों ने गजेंद्र यादव को हाथों हाथ लिया और अरुण वोरा की पूरी एंटी कैम्पेंसी का लाभ उन्हें मिला और गजेंद्र यादव चुनाव जीते। तो ये पूरे सीटों का एनालिसिस था जो हम आपको बता रहे थे। बहुत जल्द इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मैं गुलाब देशमुख, धारा न्यूज़ के लिए सतीश पारक के साथ।